हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, मैं अपने फिर से और आपके पसंदीदा चैनल इलाहाबाद एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइएगा, हमारा वीडियो शुरू होने वाला है। दोस्त, आप लोग जान रहे होंगे कि नया बैच स्टार्ट हुआ है। कितने तारीख से स्टार्ट हुआ है? 20 फरवरी से। तो नए बैच में आप लोगों को नोटिफिकेशन गई है क्या क्या कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे। दोस्त, मेरा आज टर्म था जीएस पढ़ाने का। जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के हम लोग अंदर पढ़ रहे हैं संविधान। तो क्या पढ़ रहे हैं? संविधान। हिंदी का मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। आज मेरा लेक्चर है संविधान का निर्माण हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। संविधान का निर्माण लेक्चर नंबर है 2। तो आइए ध्यान से हम लोग काम करते हैं। थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ कि मैं जो पहले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था। ढेर सारे लोग उसमें मैं देखा वीडियो, मेरे पास काफ़ी सारे ढेर सारे कॉल आए हैं कि सर वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, देखने में बोर होने लगती है। दोस्त, मेरी उम्मीद जहाँ तक रहेगी मैं बड़ा सा कंटेंट छोटे समय में दिया करूँगा, तो और थोड़े समय में ही टॉपिक को कवर कर दिया करूँगा, तो जिससे आप लोगों को बोर न पड़े। फिर जब आप लोगों की आदत पड़ जाएगी ना, तो चाहे जितना लंबा वीडियो होगा आप लोग देख सकेंगे। मेरे पास कॉल आए थे दो तीन लोगों का, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं पहला प्रीवियस जो है ना उसको रिवीजन करा देता हूँ। प्रीवियस क्या था दोस्त? हम लोग पढ़ रहे थे संविधान सभा का गठन। लेक्चर फर्स्ट पढ़े थे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा पर सर्वप्रथम विचार किसने रखा था? 1934 में एम.एन. राय ने रखा था। फिर उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के द्वारा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई है। फिर उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा मांग किया था। फिर उसके बाद संविधान का गठन अंतिम रूप से किसके द्वारा हुआ? फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 1938 में मांग किया था उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान लिया गया। फिर उसे ही हम लोग अगस्त प्रस्ताव 1940 नाम दे दिए। अगर देखा जाए ना तो हमारे संविधान सभा का गठन अंतिम रूप से कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? कैबिनेट प्रस्ताव जो आया था 24 मार्च 1946 को। कितने में आया था? 24 मार्च 1946 में उसके द्वारा हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो आया था कैबिनेट प्रस्ताव 24 मार्च को, उसमें कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। मैंने बताया था, पहला था पैंथिक लॉरेंस, दूसरा था स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा पर्सन था एवी अलेक्जेंडर। जो इसमें अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस था। ये तीनों कौन से दर्जे के मंत्री थे? कैबिनेट दर्जे के मंत्री थे। ये मैं प्रीवियस रिवीजन आज करा रहा हूँ जो पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे संविधान सभा का चुनाव। तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। कब? जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें 289 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 289 सदस्य थे, जिसमें से क्या थे उस समय 11 प्रांत थे। कितने थे? 11 प्रांत थे, 4 यूटी थी और देशी रियासतें 93 थी। देशी रियासतें जितने थी वो सब मनोनीत किए गए थे। और 4 यूटी उस समय कौन कौन थी? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान और कुर्ग। दोस्त, मैं बता देता हूँ कुर्ग कहाँ है। कुर्ग कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। जो यहाँ सबसे ज्यादा काफी उत्पादक होता है। क्या? यहाँ सबसे ज्यादा काफी उत्पादक होता है कुर्ग में। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। तो उस समय ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। और देशी रियासतें 93 थी। तो चीफ कमिश्नर यानी कि 11 प्रांत थे, जिसमें से 292 लोग उसमें से चुने गए थे और 4 लोग यूटी से। तो 296 लोग कुल चुने गए थे, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि हमारे देश का विभाजन हो गया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसके कहने पर किया था? उसकी जनता, वहां की जनता के कहने पर किया था। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जनता जो है शक्तियों का केंद्र बिंदु है। पूरा स्रोत यानी शक्ति का स्रोत जनता के हाथों में निहित होता है, ठीक ना। फिर जब हो गया, विभाजन हो गया, फिर उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को।
तो जब 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था, तो उसमें कुछ लोग पाकिस्तान तरफ चले गए थे, कुछ लोग भारत में आ गए थे, कुछ कैसे थे, तो उसमें से 289 लोग बचे थे, जिसमें से 9 केंद्र वो बचे थे, प्रांत बचे थे, जिसको हम लोग आज के समय में राज्य कहते हैं, और 3 यूटी बची थी। देशी रियासतें 70 बची थी। देशी रियासतें मनोनीत होती हैं, और 3 यूटी में से एक सदस्य थे, और उसके बाद 9 प्रांत में से 226 लोग चुने गए थे, और 3 लोग यूटी चुने गए थे। तो देश के विभाजन के बाद जब उसका संविधान सभा पुनर्गठन हुआ है 31 अक्टूबर 1947 को, तो उसमें चुने हुए लोग थे 229 लोग, मनोनीत थे 70 लोग, ठीक ना। कितने लोग थे? 70 लोग थे। और 3 यूटी जो थी ना, वो कौन कौन सी थी और कौन काट के चली गई है पाकिस्तान में, तो देखिएगा दिल्ली, और उसके बाद कुर्ग, और उसके बाद अजमेर मारवाड़, ये 3 यूटी बची थी, और उसके बाद बलूचिस्तान कट करके हमारा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। तो इस तरह से यूटी 3 बची थी, ठीक ना। और उसमें जो संविधान सभा में जो भाग लिए थे ना, उसमें से पार्टियां कई थी। जैसे कौन था? कांग्रेस पार्टी की तरफ से 208 लोग थे। मुस्लिम लोग जो थे ना, वो 70 लोग थे, 73 लोग थे मुस्लिम लोग। और उसके बाद निर्दलीय कितने थे? 8 थे। महिलाएं 15 थी। कृषिक समाज यानी कि जिसको हम लोग सिख समाज कहते हैं, वो 1 लोग था। तो इस तरह से मैं लास्ट में जाते जाते बोलता था, हिंदी में 1 लोग है तो 1 वचन, 2 लोग है तो 2 वचन, 3 है या 3 से अधिक है तो उसको बहुवचन बोलते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बोला था, ये जो है क्या है? संविधान सभा एक बहुदलीय संस्था है। मैंने 5 मिनट के वीडियो में आप लोगों का पूरा प्रीवियस रिवीजन करा दिया, जितना मैंने आप लोगों को बताया है। अब आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा का निर्माण। अभी तक मैंने जो पढ़ाया था वो संविधान सभा के निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन गठन संविधान सभा का करा रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, संविधान सभा का नहीं, संविधान का निर्माण। हेडिंग क्या डालेंगे? संविधान का निर्माण। क्या? संविधान का निर्माण। दोस्त देखिएगा, आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, मैं आप लोगों को गांव की परिभाषा देता हूं। जब गांव में कोई भी रास्ता, कोई भी गली नाली जब बनती है ना, तो मान लीजिए किसी के घर के बगल से, किसी के घर के बाहर से नहीं, कि जिसको आप लोग क्या कहते हैं? द्वार बोलते हैं, ठीक ना। वहां से मान लीजिए कोई गली निकलती है, कोई नाली निकलती है, तो मान लीजिए नाली गांव का प्रधान बनवा रहा है, तो एक घर की जमीन जाएगी नहीं, थोड़ा थोड़ा हर घर से जमीन जाएगी नाली बनवाने के लिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रधान जो होता है ना, वो क्या करवाता है? गांव में पंचायती बैठवाता है। क्या? पंचायत। लोग कहते हैं ना कि यार फलाने घर में पंचायत बैठी, कहे लिए वो बगल से रास्ता गली बन रही है ना, उसमें थोड़ा जमीन थोड़ा थोड़ा देना है, इसलिए पंचायत बैठी है। तो इस तरह से गली का निर्माण वहां कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पंचायत हो रही है। तो यहाँ हम लोग संविधान का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग बैठकें कराएंगे, ठीक ना। बैठकें कराएंगे, जिसमें कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई उपाध्यक्ष बनेगा, कोई संविधान के बारे में सलाह देगा। तो ऐसे धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ता जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा का निर्माण हो रहा है, तो इसमें बैठकें चलेंगी, ठीक ना। तो इसमें क्या थी? प्रथम बैठक। ढेर सारी बैठकें हुई हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, तो उसमें क्या लिखेंगे? प्रथम बैठक, ठीक ना। दोस्त, जब संविधान निर्माण के लिए प्रथम बैठक हुई है, कब प्रथम बैठक हुई है? कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई है प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। आज पेपर पूछ सकता है कि प्रथम बैठक कब हुई है, तो आपको बताना है 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। तो दोस्त ये बताइएगा, जब आपके गांव में पंचायत होती है, ठीक ना, पंचायत होती, तो कोई आपके गांव में पंचायती भवन होगा, वहां पंचायत होती होगी। या तो मान लीजिए कोई के गांव में जाना पहचाना किसी के घर रहा होगा, तो कहते हैं अच्छा उसके घर चलना है, वहां आज पंचायत है। तो इसी तरह संविधान के निर्माण जब कर रहे थे ना, तो इसमें भी कोई स्थान रहा होगा कि फर्जी रास्ते में बैठ करके बैठक कर लेंगे, नहीं,
कोई स्थान रहा होगा तो उस स्थान का नाम है संविधान कक्ष, जो कि दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। क्या नाम है? संविधान कक्ष नाम है। इस समय में आज हम लोग उसको बोलते हैं संसद का केंद्रीय कक्ष बोलते हैं। क्या? इस समय हम लोग उसको संसद का केंद्रीय कक्ष नाम से बुलाते हैं। पहले उसको हम लोग संविधान कक्ष बोलते थे, क्योंकि वहाँ क्या था, संविधान के निर्माण के लिए बैठकें हुई थी। ठीक है ना? तो आप लोग स्थान में लिख दीजिएगा, कहाँ हुई है? संविधान कक्ष। संविधान कक्ष, संविधान कक्ष है कहाँ? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। जो वर्तमान में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संसद का केंद्रीय कक्ष। क्या? वर्तमान में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? संसद का केंद्रीय कक्ष। जो संविधान कक्ष थी ना उस समय, कब? 9 दिसंबर 1946 को कहाँ थी? दिल्ली में थी। उसको हम लोग आज संसद भवन या संसद का केंद्रीय कक्ष के नाम से हम लोग उसको आज की डेट में जानकारी रखते हैं या इस नाम से पुकारते हैं। ठीक ना? फिर उसके बाद जो संविधान के निर्माण करने में जो प्रथम बैठक हुई है ना, उसमें कुछ भाई लोग भी तो रहे होंगे। जब गांव में पंचायत होती है तो मान लीजिए कभी कोई बात पड़ जाती है, मान लीजिए आप नाली बनवा रहे हैं और मान लीजिए किसी का जमीन ज़्यादा कट गया, किसी के क्या बोलते हैं, द्वार, इसको चबूतरा बोलते हैं, मान लीजिए ज़्यादा कट गया तो क्या होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सदस्य रहते हैं। तो फिर आप लोग करते हैं कि जब वहाँ पंचायत हुई थी तो कितने लोग बैठे थे, सबके सामने यह कहा गया है कि आपकी ज़मीन इतनी जाएगी। मैंने क्या बोला? आपकी ज़मीन इतनी जाए थी। सभी पंचायत के सामने ये बात कही गई थी। तो जो पंचायत में कुछ तो लोग रहे होंगे ना, तो वहाँ लोग हम लोग बोलेंगे गांव का है, यहाँ संविधान का है, तो इसलिए हम लोग सदस्य बोलेंगे। तो जब प्रथम बैठक हुई है ना, उसमें सदस्य कितने थे? उसमें सदस्य कितने थे? 211 सदस्य थे, जो कि वरिष्ठता के आधार पर थे। क्या थे? वरिष्ठता के आधार पर थे। क्या थे? वरिष्ठता के आधार पर थे। कितने सदस्य थे? 211 सदस्य थे। दोस्त, अब एक बात और यहाँ ध्यान देना है कि 1942 में, कब? 1942 में एक आया था, क्या? क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आया था तो उस मुस्लिम लीग जो है ना, उस पर बहिष्कार कर दिए थे। तो इसलिए 1942 वाला जो क्रिप्स मिशन आया था वो हमारे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि उस पर मुस्लिम लोग ना उस पर बहिष्कार कर दिए थे। तो कितने सदस्य थे? 211 लोग थे, वरिष्ठता के आधार पर थे। मुस्लिम लोग ने बहिष्कार कर दिए थे। क्या कर दिए थे? बहिष्कार कर दिए थे। अब दोस्त देखिएगा, जो प्रथम बैठक हुई ना, उसमें तो कुछ संविधान के बारे में कुछ काम भी तो किया गया होगा ना। क्या? कुछ काम भी किया गया होगा। तो इसमें दोस्त काम ये किया गया है कि पहले एक बात समझिएगा, काम तो किया गया होगा। हमारा जो संविधान है ना, क्या? हमारा जो संविधान है ये कई देशों से लिया गया है। हमारा संविधान ना कि एक देश से लिया गया, ना कि हमारे भारत का संविधान है। जो हमारे भारत का संविधान है ना, ये कई देशों से लिया गया है। लगभग 60 देशों से लिया गया। कितने देशों से? 60 देशों से। और हमारा एक है भारत शासन अधिनियम 1935। सर्वाधिक ढांचा हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव हमारे संविधान में दिखाई पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रभाव क्वेश्चन में पूछ लेगा, पेपर में पूछ लेगा कि हमारे संविधान में सर्वाधिक ढांचा किसका दिखाई पड़ता है, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको क्या लगाना है? भारत शासन अधिनियम 1935। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 का हमारे संविधान में ज्यादा ढांचा दिखाई पड़ता है। ठीक ना? तो इस तरह से हमारे संविधान में कई देशों से लिया गया है। किसी देश से बंधुता लिया गया है, किसी देश से लिया गया है आपातकाल, किसी देश से लिया गया है संविधान संशोधन, इसी तरह कई देश से लिया गया है। तो दोस्त, एक हमारा देश है फ्रांस। एक हमारा देश क्या है? फ्रांस। फ्रांस एक देश का नाम है जिसकी राजधानी पेरिस। क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया जानबूझ करके,
एक आपके जेब में, एक आपके थैले में मैंने डाल दिया कि फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। क्या है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो फ्रांस का जो संविधान था ना, क्या, फ्रांस का जो संविधान था ना, जब वहां के फ्रांस के संविधान का जब निर्माण हो रहा था ना, तो वहां पास एक संविधान, वो क्या कहते हैं, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या, जब फ्रांस के संविधान का निर्माण हो रहा था, तो वहां के निर्माण में जब हो रहा था ना, तो वह फ्रांस में एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो हम लोग फ्रांस के ही तर्ज पर, किसके तर्ज पर, फ्रांस के ही तर्ज पर, फ्रांस के ही तर्ज पर हम लोग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी चुना है। किसको, तर्ज पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ध्यान में रखना, स्थायी सदस्य नहीं चुना गया है, अस्थायी सदस्य चुना गया है। सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया या तो नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, बोथ आर सेम, ठीक ना, चुना गया है। ये इतनी बात हमारी प्रथम बैठक में हुई है 9 दिसंबर 1946 को। स्थान कहाँ था, संविधान कक्ष, जो कि दिल्ली में है। वर्तमान में इसको केंद्रीय कक्ष बोलते हैं। सदस्य कितने थे, 211 लोग थे, वरिष्ठता के आधार पर थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस पर बहिष्कार कर दिए थे। फिर फ्रांस के तर्ज पर हमारे संविधान के निर्माण में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिसका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये हमारी बात इतनी प्रथम बैठक में हुई है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी बैठक में क्या हुआ है। किसमें, दूसरी बैठक में। आप लोगों को इसमें की नोट्स बनाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा जितना आज पढ़ाऊंगा, ठीक ना। वहां से आप लोग फोटो ले करके नोट्स बनाते चलेंगे, लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। ये पॉलिटिक्स है, जिसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। तो हर व्यक्ति हमारे भारत का जानता है कि हम लोग थोड़ा राजनीतिक में जाना चाहें, और देश का लोग पैदा होते हैं तो कोई इंजीनियर बनने के लिए ख्वाब रख लेता है, कोई डॉक्टर बनने के लिए ख्वाब रखता है, कोई टीचर बनने के लिए ख्वाब रखता है, कोई आर्मी में जाने के लिए। हर राज्य के ऐसे ऐसे क्या है, भावनाएं हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ना, लड़का पहले तो पैदा होता है ना, तो पहले नेता बनता है, जाकर के नेता बनता है, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ता है, बूथ अध्यक्ष बन जाता है, युवा अध्यक्ष बन जाता है, किसी दिन आ जाएगा बचपना अध्यक्ष बन जाएगा एक लोग। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन और राज्य में और देश में होता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर की ख्वाब रखता है, कोई पुलिस आर्मी की ख्वाब रखता है। हमारे यहाँ सब नेता की ख्वाब रखते हैं, ठीक ना। ये सब हमारे उत्तर प्रदेश की बात हुई है। अब देखेंगे संविधान में आइएगा। अब हम लोग दूसरी बैठक कराएंगे। क्या, दूसरी बैठक, दूसरी बैठक। दोस्त, जो संविधान का निर्माण हो रहा था ना, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम बैठक। और उसके बाद जो हमारी दूसरी बैठक हुई है ना, ये दूसरी बैठक कब हुई है, 9 में 2 जोड़ दीजिएगा, 9 2 11, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई है। कहाँ हुई है, वही संविधान कक्ष में हुई है। कितने सदस्य थे, 211 सदस्य थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, ठीक ना। तो जब दूसरी बैठक हुई है ना, कब हुई है, 11 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद तीसरी बैठक हुई है, तो फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 9 2 11, 11 2 13, ठीक ना। 2 जोड़ देंगे तो दूसरी बैठक, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे तो तीसरी बैठक हो जाएगी। इस तरह से 2 जोड़ के बढ़ा देते हैं। तो दूसरी बैठक कब हुई है, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो कार्य हुआ है ना, उसमें एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, यानी कि एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया है, जिसका नाम है, इसमें तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन इसमें स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। कैसा अध्यक्ष चुना गया है,
स्थायी अध्यक्ष चुना गया है, ना कि अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष हमारा प्रथम बैठक में चुना गया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। ये तो हो गए दोस्त अध्यक्ष। अब इसके बाद कोई छोटा का भी तो कद का होगा ना, जैसे मान लिया क्या है कि वो सीएम है, फिर उसके बाद होता है डिप्टी सीएम होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो अध्यक्ष होगा तो उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष है तो यहाँ पे उपाध्यक्ष होगा, तो उपाध्यक्ष का भी एक उपाध्यक्ष भी चुना गया है, जिसका क्या नाम है, उपाध्यक्ष एक चुना गया है जिसका नाम है H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, ठीक ना। ये हमारी दूसरी बैठक में ये सब चुने गए हैं। क्या नाम है, H.C. मुखर्जी, ये उपाध्यक्ष चुने गए, ठीक ना। फिर उसके बाद दोस्त अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, फिर निर्माण किसका कर रहे हैं, संविधान का कर रहे हैं ना। किसका कर रहे हैं, संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो संविधान के लिए कोई सलाहकार भी तो होना चाहिए ना, कि बगैर सलाहकार के काम हो जाएगा। तो कोई सलाहकार रहेगा, कोई जानकार रहेगा। जैसे मान लीजिए आपकी शादी वगैरह करना है तो कोई इसमें कोई जानकार आदमी को ले बुलाया जाता है, जिसको कहते हैं क्या है, मेन आदमी है। लड़की तरफ का ये मेन है, ये लड़के तरफ का मेन है, ठीक, जिसको मुखिया बोलते हैं। तो इसमें कोई सलाहकार भी तो होगा, नहीं संविधान ऐसे बनना चाहिए, फिर बोलेंगे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो संवैधानिक सलाहकार भी इसमें चुना गया है। किसमें, दूसरी बैठक में। संवैधानिक सलाहकार। मान लीजिए आपके गांव में पंचायत बैठी है, तो मान लीजिए मेन कौन है, प्रधान जी हैं। उसके अलावा भी तो कोई उसमें सलाहकार होगा ना, जो प्रधान को सलाह देगा, नहीं फलाने के घर से थोड़ा इतना काटा जाए, इसको रास्ता को ऐसे बनाया जाए, ठीक ना। तो क्या हो गए, सलाहकार हो गए। वो पंचायत का सलाह दे रहे हैं, हम लोग संविधान का सलाहकार कर रहे हैं, संविधान के लिए सलाहकार की नियुक्ति कर रहे हैं, इसलिए यहाँ संवैधानिक शब्द लगा है, ठीक ना। संवैधानिक सलाहकार कौन थे उस समय, B.N. राव, ठीक ना। कौन थे, B.N. राव चुने गए थे। कौन, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव चुने गए थे। इतना काम दूसरी बैठक में हुआ है। कौन सी बैठक में, दूसरी बैठक में। आप लोग यहाँ जा करके इसको गोल न दीजिए, ठीक ना, क्योंकि 1934 में कौन था, B.N. राव था। क्या, M.N. राय था। यहाँ B.N. राव है और वहाँ M.N. राय था, जो कि संविधान सभा के गठन के लिए सर्वप्रथम विचार किया था। और यहाँ संवैधानिक सलाहकार कौन है, B.N. राव। ये हमारा इतना काम दूसरी बैठक में हुआ है। प्रथम बैठक समझ गए आप लोग, दूसरी बैठक समझ गए। ऐसे धीरे धीरे बैठकें चलती रही, धीरे धीरे संविधान का कार्य बढ़ता रहा। अब हम लोग देखेंगे तीसरी बैठक। क्या देखेंगे, तीसरी बैठक। तीसरी बैठक को आप लोगों को थोड़ा ध्यान में समझना है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बैठक दोस्त देखिएगा, 9 में 2 जोड़ा था तो 11 हो गया था दूसरी बैठक। अब 11 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 13 हो जाएगा। तो तीसरी बैठक कब हुई है, 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई है, 13 दिसंबर 1946 को। ये वाली डेट आपको बेहतरीन समझना है। ये वाली डेट बहुत क्वेश्चन पेपर में आती है, ठीक ना। ये वाली डेट जब मैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा ना, तो ये वाली डेट का आप लोगों को उल्लेख करूंगा। अभी मैं बता रहा हूं, जब मैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका जिसको कहते हैं, जिसको भूमिका कहते हैं, तो ये वाली डेट का वहां मैं नाम लूंगा। तो आप लोगों को पहले ध्यान में रखना है, तीसरी बैठक की डेट 13 दिसंबर 1946 को। तो जो दोस्त तीसरी बैठक में जो 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे संविधान सभा के, संविधान के समक्ष। किसके, संविधान के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष, क्योंकि वहां सभा बैठी ना। तो संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए। वो उद्देश्य प्रस्ताव
से हमें देख करके ये पता चलता था कि यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की संरचना दिखाई पड़ती है। ठीक ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किए थे। अब उस उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे उसमें संवैधानिक संरचना दिखाई पड़ती। संवैधानिक मतलब संविधान की संरचना दिखाई पड़ती थी। मान लीजिए आपको घर बनवाना है ना, तो उसमें आप संरचना देखते हैं। ठीक ना, कि मान लीजिए जिसको आप क्या बोलते हैं नक्शा, तो नक्शा निकलवाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा अच्छा घर पहले इधर से बनेगा, वॉशरूम इधर रहेगा, किचन इधर रहेगा, फिर एक के ऊपर दूसरी मंजिल रहेगी, दूसरी मंजिल में किचन इधर रहेगी, पाइप इधर से लगेगा। तो इसी तरह जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे संविधान सभा के समक्ष, उसमें संवैधानिक संरचना दिखाई पड़ती थी। वो संवैधानिक संरचना क्या दिखाई पड़ती उसमें कि संविधान जो है ना, भारत जो है ना, भारत के संविधान में लोकतांत्रिक की संरचना दिखाई पड़ती थी, गणराज्य की संरचना दिखाई पड़ती थी, संप्रभु की संरचना दिखाई पड़ती थी। और देखेंगे आप लोग कि लोकतांत्रिक क्या होता है दोस्त। लोकतांत्रिक उसे कहते हैं जहां लोगों का शासन हो। जैसे कि हमारे भारत में लोगों को शासन है, चाहे जहां चले जा सकते हैं, चले आ सकते हैं, चाहे जिस धर्म को माने, चाहे जिस धर्म को न माने। ठीक ना, ये होता है लोकतांत्रिक जहां लोगों को शासन हो। और गणराज्य क्या होता है, जहां का मुखिया चुना हुआ हो, वंशानुगत ना हो। वंशानुगत मतलब चुना हुआ मतलब कहेंगे दोस्त, तो चुना हुआ मतलब जहां का मुखिया जैसे हमारे यहाँ का है राष्ट्रपति, तो जो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति है ना वो चुन करके गया है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, वो चुन करके अपनी सीट को फिक्स किया है, ना कि वंशानुगत गया है किसी को मार काट करके अपना राजगद्दी रख लिया हो, ऐसा नहीं है। इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना दिखाई पड़ती थी। क्या दिखाई पड़ती थी? संवैधानिक संरचना दिखाई पड़ती थी। 3 मैंने बता दिया, लोकतांत्रिक की दिखाई पड़ती थी, गणराज्य की दिखाई पड़ती थी और संप्रभु की दिखाई पड़ती थी। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान सभा के समक्ष पेश किए थे। और उस उद्देश्य प्रस्ताव से एक बात और हमारे उस उद्देश्य प्रस्ताव में नजर आ रही थी, वो क्या था कि उसको पढ़ने से, उसको देखने से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो हमारे भारत का संविधान पढ़ेगा ना, जो हमारे भारत का संविधान बनेगा ना, उसमें जो है ये दिखाई पड़ा था कि हमारे भारत की जो जनता जो रहेगी वो जो है पूरी शक्तियों का केंद्र रहेगा, यानी कि पूरी शक्ति जितनी भी रहेगी वो जनता के हाथ में निहित रहेगी, जनता के हाथ में वो शक्ति रहेगी। ऐसा हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में संरचना दिखाई पड़ती थी। क्या दिखाई पड़ती थी कि जो हमारे भारत संविधान बनेगा ना, उसमें जो शक्ति का केंद्र रहेगा वो जनता के हाथों में रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शक्ति का केंद्र बिंदु कौन है, तो देश की जनता। फिर इसी प्रकार देश की जनता से हमारा संविधान शक्ति प्राप्त करके अपने आप को सर्वोच्च बना लेता है। हमारे देश की जनता से संविधान शक्ति प्रदान करके अपने आप को सर्वोच्च बना लेता है, क्योंकि जनता ही शक्तियों का केंद्र बिंदु है। आप लोगों को बात समझ में आई, हाँ या नहीं आई? अगर आप लोगों को बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा, ठीक ना। सब्सक्राइब ना करिएगा, आप लोगों को मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर करते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा, ठीक ना। तो ये हमारा था उद्देश्य प्रस्ताव। फिर उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे संविधान सभा के समक्ष, उसमें संवैधानिक संरचना दिखाई पड़ती थी। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दिया गया, तो उसमें संरचना दिखाई देने के कारण 22 जनवरी 1947 को उस सर्वसमिति मतलब जो बैठक जो बैठी हुई थी, उस सर्वसमिति ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया था। क्या कर दिया था? पारित कर दिया था, ठीक ना। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946 को,
इसको सर्वसम्मति द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था, जिससे हमारे संविधान के प्रस्तावना, जिसको कहते हैं उद्देशिका, जिसको कहते हैं भूमिका, उसी का जन्म होता है। तो आप कह सकते हैं संविधान की प्रस्तावना का जन्म किससे हुआ है, तो आप कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 करोड़ का क्वेश्चन है ये जो मैं बोल रहा हूँ कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ले आई गई है, ठीक ना। संविधान की प्रस्तावना का जन्म कहाँ से हुआ है, तो संविधान की प्रस्तावना का जन्म उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। किसके? उद्देश्य प्रस्ताव से। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किए थे। कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किए थे। संविधान सभा के समक्ष पेश किए थे कब? 13 दिसंबर 1946 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना दिखाई पड़ती थी, जो हमारे देश को लोकतांत्रिक गणराज्य और संप्रभु की संरचना दिखाई पड़ती थी, और एक संरचना दिखाई पड़ती थी हमारे देश का शक्तियों का केंद्र बिंदु जनता के हाथों में है, ठीक ना। फिर इसी संरचना को देखते हुए सर्वसम्मति ने 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया था। ये हमारी थी संविधान के निर्माण की बैठकें, ठीक है ना। यही उद्देश्य प्रस्ताव से संविधान की प्रस्तावना का जन्म हुआ है, ठीक ना। फिर उसके बाद दोस्त हमारा क्या होता है? प्रारूप समितियां होती है। बैठकें हुई हैं, अब क्या होगा? प्रारूप समितियां। ये 3 बैठकें हुई हैं, ठीक ना। ऐसी बैठकें चलती रही हैं। फिर हमारा आता है, एक पॉइंट लिख लीजिए किसी के नीचे, कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई है। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, प्रारूप समितियां। प्रारूप समिति मीन्स होता है दोस्त बैठक, ठीक ना। प्रारूप यानी कि बनाने के लिए उसमें कितने लोग थे, कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन से अध्यक्ष थे, ठीक ना। प्रारूप समिति में तो ये जितनी भी समितियां हमारे भारत में आई हैं, जितनी भी समितियां आई हैं, सबसे महत्वपूर्ण समिति का नाम है प्रारूप समिति। क्या नाम है? प्रारूप समिति, जिसका गठन हुआ है, कब हुआ है? 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ है? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन, किसका? प्रारूप समिति का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 29 अगस्त 1947 को हुआ है। कब हुआ है? 29 अगस्त 1947 को हुआ है। और इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य जो थे ना वो 7 थे। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 7 थे। कब इसका गठन कब हुआ है? गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का गठन हुआ है। और इसमें सदस्य कितने थे? 7 लोग थे, जिसमें मेन अध्यक्ष, अब आ गई बात जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए आप लोग सोच रहे थे कि संविधान तो भीमराव अंबेडकर ने बनाया, लेकिन उनका तो नाम ही नहीं आ रहा है। तो उसका ये नाम आया है क्योंकि वो छोटे छोटे समितियां बैठकें वो नहीं जाते करते। बड़े आदमी भाई छोटे छोटे पार्टी में कहाँ जाते हैं? बड़ी बड़ी पार्टी में जाते हैं। तो ये प्रारूप समिति ना सभी समितियों में से एक महत्वपूर्ण समिति है। तो इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम है डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर। इसका क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कुल सदस्य कितने थे? 7 थे, जिसमें तो एक सदस्य ये हो गए। अब बचे कितने हैं? 6 सदस्य बचे हैं। कितने बचे हैं? 6 सदस्य बचे हैं, जिसको कह देते हैं अन्य सदस्य। अन्य सदस्य या अन्य अध्यक्ष। मेन तो अध्यक्ष ये हो गए, और उसके बाद अन्य अध्यक्ष। अन्य अध्यक्ष थे पहला एम गोपाल स्वामी, एम गोपाल स्वामी आयंगर, एम गोपाल स्वामी आयंगर, ये दूसरे हो गए। फिर उसके बाद तीसरे कौन थे? तीसरे कौन थे? के एम मुंशी। तीसरे कौन थे? के एम मुंशी थे। फिर उसके बाद चौथा कौन था? आह्लादे कृष्ण अय्यर। इसको आप लोग श्रेयस अय्यर बोलते हैं। ये श्रेयस अय्यर नहीं है ना, ये आह्लादे कृष्ण अय्यर हैं, प्रारूप समिति के अन्य अध्यक्ष थे। नहीं तो चले इनको क्रिकेटर आप बना लें तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष फिर कौन रहेंगे? ठीक ना। तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। पहला था भीमराव अंबेडकर, दूसरे हैं एम गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे हैं के एम मुंशी, चौथे हैं आह्लादे कृष्ण अय्यर। फिर उसके बाद हमारा आता है 5वां नंबर पर। 5वां नंबर पर आता है टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी। उसके बाद हमारा एक कौन आता है? एन माधव राय। एन माधव राय। फिर हमारा एक लास्ट में आता था, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, लास्ट में 7वां आता है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या था? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इस तरह से हमारे जो प्रारूप समिति थे वो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जैसे मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। ठीक ना। ये तो सदस्य थे, और गठन हो गया, और अन्य सदस्य हो गए। अब देखेंगे जो प्रारूप समिति थी ना, इसका कुछ कार्य भी तो हो रहा होगा कि फालतू में चलाया है। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पारित किए थे, पेश किए थे संविधान सभा के समझ, उसका भी तो कुछ काम रहा होगा। उसमें तो कुछ संरचना दिखाई दे रही होगी, जैसे कि दिखाई दे रही थी क्या? संवैधानिक संरचना उसमें दिखाई दे रही थी। इस तरह से प्रारूप समिति का तो कुछ कार्य भी रहा होगा ना। किसका? प्रारूप समिति के कार्य। प्रारूप समिति के कार्य। अब दोस्त हम लोग यहाँ देखेंगे प्रारूप समिति के कार्य। जो हमारा संविधान बन रहा था ना, निर्माण हो रहा था, तो वो जो संविधान को मान लीजिए गांव में कोई चीज बनती है, मान लीजिए सड़क ही बनती है, तो वो जो सड़क बन रही है ना, किसी को जिम्मेदारी भी तो दी गई होगी ना कि ये जो रोड बन रही है आपकी जिम्मेदारी है। ठीक ना। जिसको आप लोग बोलते हैं ठेका, यही लिया है। क्या लिया है? ठेका, जिम्मेदारी है। इस रोड का ठेका कौन लिया है? फलाने आदमी लिया है, उस गांव का नाम है। ठीक ना। उसको हम लोग बोलते हैं इस रोड बनने के लिए ठेका कौन लिया है, तो जिम्मेदारी कौन लिया है। तो इसमें जो प्रारूप समिति बन रही थी ना, ये संविधान सभा प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई थी। किसको? प्रारूप समिति को। तो यहाँ लिख लीजिएगा, संविधान प्रारूप समिति तैयार करने के लिए, संविधान प्रारूप समिति तैयार करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जैसे मान लीजिए आप लोगों को
रोड बनवाना है तो वो रोड का जिम्मेदारी ठेका कौन लिया होगा? मान लीजिए फलाने आदमी लिया है तो फलाने आदमी की जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये वाली रोड आप लोगों को बनवाना है। तो ये जो प्रारूप समिति थी ना, तो प्रारूप समितियां कई ढेर सारी बनी होंगी, तो सभी समितियां का निर्माण करने के लिए इस प्रारूप समिति का क्या किया गया है? जिम्मेदारी सौंपी गई। जिससे मान लीजिए बैठकें हुई हैं, वाचन हुए हैं, तो ये सब निर्माण में जितने भी कार्य हुए हैं इस प्रारूप समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपकी जिम्मेदारी है प्रारूप समिति बैठकें, संविधान के निर्माण जितने भी कुछ कार्य होंगे आपकी जिम्मेदारी है इसको देखभाल करना है। इसीलिए इसको हम लोग सभी समितियों में से महत्वपूर्ण समिति का नाम देते हैं, ठीक ना। तो ये जो प्रारूप समिति थी ना, ये जो प्रारूप समिति थी, ये प्रारूप समिति तैयार करने की इसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी प्रारूप समिति को। तो यही प्रारूप समिति अपना प्रारूप तैयार करने में कितने दिन का समय लगाया था? 6 माह का समय लगाया था। प्रारूप समिति अपना प्रारूप तैयार करने में कुल कितना समय लगाया? एक दिन में तो होगा नहीं, तो कई दिन लगेंगे ना। जब कोई चीज का निर्माण होता है तो कई दिन में निर्माण होता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे राम मंदिर की चर्चा कब से चल रही है, लेकिन अब जाके वो बन पाई है, तो ठीक ना। तो इस तरह निर्माण हो रहा था तो ज्यादा टाइम लग रहा था। तो प्रारूप समिति अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह का समय लगाया था, जिसमें कुल 141 बैठकें हुई है। कितनी? 141 बैठकें हुई है। प्रारूप समिति अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीने का समय लिया है, जिसमें से इसको 141 बैठकें करनी पड़ी है। इस तरह से हम लोग बोलते थे, इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि यह समिति सभी समितियों में से महत्वपूर्ण समिति है, इसलिए भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि संविधान का निर्माण किसने किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था, क्योंकि ये जो प्रारूप समिति थी इसी समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। नहीं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी तो बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष। जब बैठकें हो रही थी तो उसमें क्यों नहीं इनको बनाया गया है? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, उनसे भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो इसका आप लोगों को गठन याद करना है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ है, जिसमें 7 सदस्य थे। मेन अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे, ठीक ना। इस समय प्रारूप समिति अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीने का समय लिया, जिसमें कुल 141 बैठकें हुई है, ठीक ना। तो ये हमारा था संविधान का निर्माण था, बैठकें हुई है, समितियां हुई हैं। अब उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो संविधान को प्रभाव में आना, यानी कि हमारा संविधान कैसे धीरे धीरे हमारे प्रभाव में आता गया, ठीक ना। तो वो हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब तक हम लोग निर्माण पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे, तब तक थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके बाद जहाँ प्रस्तावना विशेषता खत्म, भाग चालू हो गया, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। फिर उसके बाद भाग 5 है, भाग 5 समझ में आ गया तो पूरा संविधान समझ में आ गया। तो इस तरह से आज हमारा था संविधान का निर्माण। कल हम लोग पढ़ेंगे संविधान का प्रभाव में आना, जिसमें वाचन चालू होंगे। वाचन में आप लोगों को इसी तरह गांव के उदाहरण दे करके आप लोगों को बेहतरीन से मैं समझाऊंगा, ताकि गांव का उदाहरण आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। तो ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं रखते हैं। इसी उत्साह इसी जोश के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को प्रत्येक वीडियो को देखा करेंगे, ताकि हर वीडियो आपसे कनेक्ट रहे, इधर उधर बात ना जाए, हर वीडियो कनेक्ट रहे। इसके बाद ये वीडियो है, इसके बाद ये वीडियो है। हालांकि मैं आता हूँ तो रिवीजन करा देता हूँ 2 मिनट जो अगले वीडियो में बनाया था। तो दोस्त आप लोग जुड़ना ना भूलें हमारे चैनल से, और वीडियो को देखना ना भूलें हमारे चैनल से, ठीक ना। एक चैनल से पढ़िएगा तो वीडियो को देखना ना भूलें, ना तो चैनल पर जुड़ना भूलें। बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख ही रहे हैं मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद कल बात करेंगे नेक्स्ट टाइम इसी उत्साह इसी जोश के साथ। चलिए दोस्त, जय हिंद, थैंक यू सो मच।